नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में जारी चुनावी हलचलों के बीच सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान मिशन 2030 अभियान की शुरुआत राजधानी जयपुर के बिड़ला सभागार में जनसंवाद करके की। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं अशोक गहलोत 2030 में ही राजस्थान को नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं। 2030 के राजस्थान को गढ़ने में गहलोत सरकार हर राजस्थान वासी की भूमिका सुनिश्चित करना चाहती है और इसके लिए सबकी राय ली जाएगी और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके लिए लोगों से सीधा संवाद करेंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत करेंगे और उनके जानेंगे आखिर उनके विचार क्या है। सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या मिशन 2030 संकल्प है या फिर सियासत, और इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। 2030 सीएम का मिशन 2030 अगले 7 साल के विकास का रोड मैप। ये कोई व्यक्तिगत एजेंडा मिला नहीं है, ये एजेंडा राजस्थानवासी होना चाहिए, तब जाकर के मिशन 2030 कामयाब होगा। सीएम ने कहा विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी सरकार। गहलोत बोले सियासी नहीं विकास वाली सोच। ये कोई अलग कोई राजनीति का खेल नहीं है, राजस्थान की सोशल का काम है ये, उसको हम इसी रूप में करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। बीजेपी ने कहा नकल की कोशिश। 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, ये मोदी जी ने एक नारा दिया, उनसे वो नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो शासन में आ ही नहीं रहे ना। 23 की जंग के लिए विकास वाला एजेंडा सेट। मिशन 2030 संकल्प या सियासत। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है मिशन 2030, और क्या ये सपना चुनाव से पहले जिस तरीके से आया है उसे संकल्प समझें या सियासत, इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद हैं और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, रामनारायण मीणा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर अपूर्वा सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। पोद्दार साहब, आपसे शुरुआत करते हुए, आखिरकार विधानसभा के चुनाव से पहले मिशन 2030 की शुरुआत सीएम अशोक गहलोत ने की है, इसे क्या समझें कि ये एक संकल्प है सरकार का, सीएम अशोक गहलोत का, राजस्थान को विकसित बनाने का, आगे ले जाने का, या फिर महज सियासत है? आप कैसे देख पा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? देखिए हेमंत जी, अगर वास्तव में ये सियासत या राजनीति है तो भी मैं इसको शुभ संकेत मानता हूं, क्योंकि आज जिस तरीके से अगर अशोक गहलोत जी कहूं या जो जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति के अंदर एक समग्र और दूरदर्शी विचारों की बात हो रही है, या एक विकास के एजेंडे के ऊपर अगर कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में या अशोक गहलोत जी के बीच में, तो ये मेरे हिसाब से जनता के लिए बहुत शुभदायक है और बहुत शुभ संकेत है। लेकिन यहाँ पे समस्या कहाँ आती है हेमंत जी? समस्या यहाँ पे तब आती है कि जनता ने सरकार चुनी थी 5 साल के लिए, लेकिन 4 वर्ष तो आपने देखा होगा कि ये सरकार रूठने में, मनाने में, गिराने में, बचाने में, या यूं कहें कि होटल के अंदर सरकार के 4 वर्ष बीत गए, और लास्ट का जो 1 साल है उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई ये 1 वर्ष की सरकार है। तो यहां आकर के थोड़ा सा मन को एक थोड़ा सा वेदना होती है, एक समझ लीजिए राजस्थान का नागरिक होने के नाते, कि भाई ये जो आपका विजन जिस तरीके से आप 2030 दिखा रहे, ये पिछले 5 वर्ष आपको काम करने के लिए मिले थे, तो धरातल पे वो चीजें क्यों नहीं आई? तो मेरा तो केवल इतना सा ही निवेदन है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं शुभस्य शीघ्रम, यानी कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अच्छा है, अगर डेवलपमेंट की बात हो, चुनाव भी विकास के मुद्दों पर हो, तो जनता को इसे आप मानते हैं कि ये जनता के लिहाज से अच्छा है। और आपने जिस तरीके से रिजोर्ट में, होटल्स में समय की बात की, उसमें थोड़ा सा और जोड़ते हुए इन सब के बीच में कोरोना की त्रासदी को भी हम सब ने झेला, और उसमें भी एक लंबा समय गया सबका, और उस दौरान विकास के काम भी जाहिर सी बात है बाधित हुए हैं। आशुतोष रावत साहब, ये जो बात निकल करके सामने आई है कि एक विकास का एजेंडा चुनाव से पहले सेट होता है, जनता का फायदा होता है, आप इसे कैसे देखते हैं? जनता का फायदा के तौर पर देखते हैं, या फिर हम जानना चाहते हैं आपसे कि पार्टी का फायदा है इससे?
देखिए हेमंत भाई, जैसा कि अभी निरंजन जी भी कह रहे थे कि अगर विकास की बात कोई भी राजनीतिक दल कर रहा है, चाहे वो सत्ता में है चाहे विपक्ष में है, तो कुल मिलाकर के उससे राजस्थान के लोगों का भला होने वाला है। लेकिन हेमंत जी, मैं आज का जो मुख्यमंत्री जी का भाषण था, वो जो 29 मिनट का भाषण था, उस 29 मिनट में वो 5 मिनट लगभग कोविड के बारे में बोले, 10 मिनट वो इंदिरा नेहरू और पुरानी जो इतिहास है कि किस तरह से राजस्थान की पुरानी स्थितियां थी उसका जिक्र करते गए। लेकिन विजन 2030 की जो बात जो अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री महोदय ने की थी, हमको ध्यान होगा कि सचिन पायलट साहब जिस समय एक दिन का धरना देने जा रहे थे, उससे एक दिन पहले अशोक गहलोत साहब ने अप्रैल के महीने में भी ये विजन 2030 की बात की थी। लेकिन कुल मिलाकर के आज का भाषण मुझे सुनकर यही लगा कि सरकार शायद आज भी अप्रैल 2030 में विजन 2030 के बारे में जो स्टेटस रखती थी, शायद वो ही रखती थी। यह तो सपना तो उन्होंने दिखाया कि 2030 में हमको भारत का सबसे विकसित राज्य राजस्थान को बनाना है, लेकिन उसके लिए रोड मैप क्या होगा, जो विजन डॉक्यूमेंट्स होगा उसको कलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होगा। उन्होंने ये तो कहा कि हम 1 करोड़ लोगों से इस विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फीडबैक लेंगे, लेकिन क्या ऐसे कॉम्पिटिशन करा लेने से, क्या वेबसाइट पर एक पोर्टल बना देने से कि लोग अपनी फीडबैक देंगे, क्या विजन 2030 का जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो जाएगा? मुझे लगता है कि नहीं। उसके लिए बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए अधिकारियों की और नेताओं की। उसके लिए बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीधे जनता से जुड़ेंगे, हर वर्ग की राय लेंगे और आशुतोष जी इस पर तो और ज्यादा विस्तार से बात में और आगे आते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक एक कमेंट सबके हो जाएं। रामनारायण मीणा साहब, जनता के विकास को लेकर के बात हो रही है, कहा जा रहा है कि मिशन 2030 और बीजेपी कह रही है कि हमारी नकल है ये, हम तो पहले ही 2047 में विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं और आपने उसी रास्ते पर चलते हुए 2030 में ही विकसित राजस्थान बनाने की बात कर दी है। क्यों नहीं इसे सियासी समझा जाए? ये जनता का फायदा क्या है मीना साहब, बोलिए। बिल्कुल, आप देखिए मिशन 2047 का मतलब क्या है। आदमी को अपने 5 साल का कार्यकाल देखना चाहिए। जब हम विदेश गए थे 39 रुपया कीमत थी $1 की, आज 83 रुपीज है। हमारी मुद्रास्फीति इतनी बढ़ रही है कि देश की स्थिति कमजोर हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये मोदी जी ने क्या कहा ये तो वो जाने, लेकिन बेरोजगारी बढ़ना, मुद्रास्फीति बढ़ना और सीमाएं सुरक्षित नहीं होना केवल मतलब जिस तरह के भाषण देते हैं ऊंचे हाथ करके उसे काम नहीं करता। जबकि अशोक गहलोत ने देखिए मरीजों के लिए 10 लाख तक का बीमा, 25 लाख तक का बीमा की भी बात करी है। तो ये जो जन है कि जनता के हित में जितने रोड सभी स्वीकृत हुए हैं शायद कभी नहीं हुए। चंबल में 3 पुलिया मेरे क्षेत्र में बन रही है, काली सिंध में पुलिया बन रही है, सुगनी में पुलिया बन रही है। इतना राजस्थान को विकसित करने की बात यदि अशोक गहलोत करते हैं। और जहां तक नेहरू जी का सवाल है, हम नेहरू जी की आज भी सुबह उठते उनका याद आता है, क्योंकि चंबल की स्टेजेज उस जमाने में जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, RAPP और कोटा बैराज, चारों स्टेजेस नेहरू जी के जमाने बनी। यही नहीं है भाखड़ा नांगल बनाया, देश को उन्होंने प्रगति के पथ पर ले जाने का काम किया है। रामनारायण जी, ये तो बात ठीक है आपकी, ये तो बात ठीक है। लेकिन अर्जुन मेघवाल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आज ये कहा कि भाई मोदी जी ने कहा 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और कांग्रेस वाले हमारी नकल कर रहे हैं, जबकि इन्हें तो अगले साल का ही पता नहीं है। ये सरकार तो जा रही है, तो 2030 का मिशन लेकर के कैसे चल रहे हैं, ये सवाल आपसे पूछा है। मोदी फेनोमेना तो कर्नाटक में वैसे फेल हो चुका है, राजस्थान में होने वाला है देखिए। और मैं नहीं कहता कि वहां हिमाचल में क्या हुआ, लेकिन मोदी जी को लोग भूल जाएंगे। अर्जुन लाल मेघवाल जरूर चीफ मिनिस्टर बने, बीजेपी आए नहीं आए मैं नहीं कहता। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी में जिस तरह का कार्यशैली है, उस अहमता जो है, उस अहमता के आधार पर बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है कि कभी हमारे यहाँ कोई प्रधानमंत्री हुआ था, ये स्थितियां बनने वाली है। इसलिए उनको तो कहना, अर्जुन जी मेघवाल को तो कहना पड़ेगा मंत्री रहना है। आज हमें मंत्री नहीं बन रहे, ये भी तो कह रहे हैं कि पहले मोदी जी ने कह दिया कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, तो आप उसकी नकल कर रहे हैं क्या? उस पर तो जवाब दीजिए। अर्जुन जी मेघवाल और हम दोनों 2047 तक रहेंगे क्या इस दुनिया में? कोई मतलब नहीं है ना। हमारे सामने घटना होनी चाहिए। अशोक गहलोत हमारे सामने घटना घटित होगी, हम उसमें मीन मेघ निकालेंगे, उसकी अच्छाई बुराई करेंगे। और मेघवाल साहब तो आपको पता है कि आप 2030 तक रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, ऐसा है। 47 की तो आशा नहीं है।
ठीक है अपूर्वा जी, आदमी है। ठीक है अपूर्वा जी, जब कांग्रेस पार्टी जनता को सोच करके और ये कहती है कि हर राजस्थानी को सपना देखने का अधिकार है, और वो कहते हैं कि हम सपना 2030 का लेकर के चलते हैं जिसमें हर राजस्थानी की भूमिका हो, हर राजस्थानी की भागीदारी हो और हम मिल करके विकसित राज्य बनाएंगे, तो आपको दिक्कत क्या? आपको क्यों लगता है कि नकल कर रहे हैं? और नकल भी कर रहे हैं तो अच्छे काम की नकल कोई बुरी है क्या? बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय थे माननीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो कहते थे कि सपने वो होते हैं, वो नहीं होते जो रात में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये सपना तो राजस्थानियों को दिखा रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, दिखाइए। मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज जब इनके सरकार के 8 पहर बीत चुके हैं, 4 पहर इनके सरकार के दिन के समय के बीत गए, अब तो 4 रात के भी बीत गए, कितने से पहर बचा है? मुझे लगता है 90 दिन और शेष हैं। तब जाकर के राजस्थानियों को सपना दिखाने की बात इनके मन मस्तिष्क में कहां से आई? दूसरी बात ये कि अगर ये विकास की लहर इन्होंने जो मंशा अपनी 2030 के लिए दिखाई, अगर ये 5 वर्ष पूर्व चेत जाते तो क्या ये विकास की लहर या इस विकास को जो है वो एविडेंट करने के लिए जनता 2025 में नहीं कर लेती? इन्होंने इतना देरी से क्यों दिखाया? जहां तक बात रही कि 2023 का अभी जो इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, आप ये देखिए, ये कहते हैं साहब हम 2030 के अंदर राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे, देश के अंदर नंबर 1 बनाएंगे। इन्होंने पौने 5 साल में भी कमी नहीं छोड़ी है, इन्होंने देश को नंबर 1 बनाया है, दलित अत्याचार में नंबर 1 बनाया है, महिला सुरक्षा में, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 बनाया है, पेपर लीक में नंबर 1 बनाया है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया है। पिछले 5 सालों में 10 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज करा करके उन्होंने नंबर 1 बनाया है, बेरोजगारी दर में इन्होंने नंबर 1 बनाया है, करप्शन रेट में नंबर 1 बनाया है। इन्होंने क्या कमी छोड़ी? और अब जो बचे कुचे क्षेत्र बचे हैं वो भी ये बेचारी भोली भाली जनता को एक झांसा दे रहे हैं कि 2030 तक भी ये इसी तरीके से नंबर 1 लेकर आएंगे। आप मुझे ये बताइए इनकी प्रोग्रेस। ये मुझे अभी रामलाल जी ने अभी निवेदन किया, राम नारायण जी ने अभी निवेदन किया कि साहब इन्होंने क्या किया, आदमी को अपने 5 साल का इतिहास देखना चाहिए। क्या ये अपना 5 साल का इतिहास उठाकर नहीं देखना चाहेंगे? आप ये बताइए, इन्होंने हमारे ऊपर उंगली उठाई, हमारे विजन 2047 पे उंगली उठाई। ये कहते हैं कि हमने रोजगार जनरेट नहीं किया। ये मुझे एक बात का जवाब दें, 4 करोड़ आवास इधर राजस्थान में बने, आप बताइए कि ये आवास किसने बनाए? क्या मजदूरों ने नहीं बनाए? क्या उनको रोजगार नहीं मिला? क्या इकोनॉमी सर्कुलेट नहीं करी? सी पोर्ट्स बने, 70 एयरपोर्ट बढ़ के 150 हो गए। वो एयरपोर्ट का निर्माण किसने किया? इंडिया मोबाइल के अंदर 2nd नंबर इंपोर्टर हुआ करता था। आप सोचिए आज वो 2nd नंबर प्रोड्यूसर है। वो इसलिए कहते हैं कि आपने कहा 2 करोड़ जो है वो इंडिया के अंदर बन रहे हैं, नौकरियां देंगे सरकारी, वो इसलिए बार बार आप पर सवाल खड़े करते हैं। नहीं, आप मेरे को कंप्लीट करने दीजिए पहले प्लीज। ये किया, ये बात करते हैं विकास की। मैं इन्हीं के विकास पर एक बात बताना चाहूंगी। आज कोरोना काल का भी आज सीएम साहब ने बड़ी दुहाई दी वहां पे खड़े होकर के। कोरोना काल में डॉक्टर्स की कमी थी, सबने ये चीज मानी। अब मैं इनकी जो सरकार रही है उसके कुछ एक जो है ना वो चिट्ठे दिखाना चाहूंगी यहीं पे। नेहरू जी के काल में 16 साल का कार्यकाल रहा, एम्स कितने बने? 1 एम्स बना। इंदिरा जी के टाइम में 0 एम्स, राजीव जी के टाइम में 0 एम्स, अटल जी के टाइम में 6 एम्स बने, 6 एम्स हम थे तब। मनमोहन सिंह जी के टाइम में 1 एम्स और आज मोदी जी के टाइम में 13 एम्स। आप समझ रहे हैं, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, पैसा आ रहा है भारत सरकार का। फीता काटने का काम ये लोग करते हैं। ये लोग कहते हैं साहब ये विजन हमारा है, विकास हमारा है। ये बताएं भ्रष्टाचार इन्होंने नहीं किया। ऐसी उपमा कहां मिली होगी कि सचिवालय में सोना निकला होगा? आप मुझे बताइए। और आज ये फ्री राशन की बातें का कहते हैं। मैं कहती हूँ क्या ये रेट नहीं कर सकते? ये किस रेट पे खरीद रहे हैं? कर रही है, इनको पता है मोदी जी टैक्स दे रहे हैं क्या? हम टैक्स दे रहे हैं, भारत सरकार का हमारा टैक्स में करप्शन। सेठों को आज सारी निजी संपत्तियां भारत सरकार की निजी क्षेत्र में क्यों दी जा रही है? रेल की पटरी के ऊपर प्राइवेट ट्रेनें क्यों चलाई जा रही है? जयपुर का एयरपोर्ट किसने गिरवी रखा 58 साल के लिए? तो देश को कमजोर करने का काम किसने किया? तो लेकिन आपने अडानी साहब को यहाँ क्यों बुला के इतना इन्वेस्टमेंट किया है? नेहरू ने जितने डैम बनाए हैं ना, आप नेहरू जी ने जितने डैम बनाए ना, मोदी जी तो 10 जन्म तक नहीं बना सकते इतने डैम। क्या किया उन्होंने? कौन सा डैम बना दिया मेरे को बता दो। इसलिए आज वो ब्रह्मपुत्र का जो मसला था वो भी नहीं निपटा। कश्मीरी ब्राह्मणों को सब्ज बाग दिखा करके आज घाटी में एक कश्मीरी ब्राह्मण नहीं, 370 रखने के बाद में कश्मीरी ब्राह्मणों को एक नौकरी नहीं है।
आज क्यों, क्या चाहते हैं देश के साथ? अजी आपने कश्मीरी ब्राह्मण्स के साथ क्या किया? आपने कश्मीरी ब्राह्मण्स के साथ क्या किया? आपने अपने 50 साल के राज में क्या किया? भूल गए आप कश्मीर फाइल्स? पूरे देश ने देखी है कश्मीर फाइल्स। आप उनकी चिताएं भूल गए, आप उनकी चिताएं भूल गए, आप उनके दर्द भूल गए। आप बात को सुनिए, आप बात को सुनने की मान्यता रखिए। जब हम चुपचाप आपकी बात सुनी है हमने, तो आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कश्मीर की बात नहीं करें। आप भूल गए आपके समय में क्या आतंकवाद होता था, जयपुर में धमाके हो रहे थे, दिल्ली में धमाके हो रहे थे, पार्लियामेंट में गश्त नहीं थी। एक मिनट रामनारायण जी, उसी मुद्दे पर आ जाते हैं कि 2030 का राजस्थान और भारत 2047 का क्या ये मुद्दे सियासी हैं? तो आशुतोष जी, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हम दरअसल आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या, देखिए बीजेपी कांग्रेस दोनों से ही शुरुआत करेंगे। 2047 में प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, 2030 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विकसित राजस्थान की बात करते हैं। क्या दोनों तरफ से ही एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है जो वोटर्स के ऊपर डाली जा रही है? आगे सरकार रहेगी नहीं रहेगी, दोनों को ही नहीं पता होता है। कैसे देखें इसे? बिल्कुल हेमंत भाई, देखिए हेमंत जी, एक चीज देखने की जरूरत है कि मोदी जी ने भारतीय राजनीति में एक नया नैरेटिव तो सेट किया कि लोग डेवलपमेंट की बातें करने लगे। उससे पहले सरकारें बहुत ज्यादा विजनरी होती थी या नहीं होती थी, लेकिन कम से कम वो पब्लिक फोरम में आकर के अपने विजन को शो करने का काम नहीं करती थी। तो जहां तक पहले 5 साल का विजन बनाया जाता था और इसलिए बाकायदा एक संवैधानिक संस्था थी, पूरे पंचवर्षीय योजना बना करके उस पर काम होता था। आशुतोष जी, जिसको बाद में नीति आयोग कर दिया गया, जिसका नाम बदल करके अब नीति आयोग। ऐसा नहीं है कि सरकार ने विजन नहीं बनानी होती थी, लेकिन सरकारें इतना ज्यादा लंबी दूरी तक। जी बोलिए। मैं कहता, बोलिए। या उसको ये कह सकते हैं कि जो प्लानिंग होती थी वो सरकार के अधिकारियों के बीच में होती थी, पब्लिक फोरम पर उनको सार्वजनिक नहीं किया जाता था कि सरकार इस तरह का विजन लेकर काम कर रही है। लेकिन राजनीति में आज के दौर में 2030 का जो विजन लेकर के भी आए हैं मुख्यमंत्री गहलोत साहब, उससे ये बात साफ जाहिर होती है कि सरकार अब विकास के कामों के बारे में सोचने लगी है, करने लगी है, और जनता को यह आभास, आप ये मानते हैं अच्छा है, ये संकल्प अच्छे हैं, ये मिशन अच्छे हैं, चाहे वो केंद्र लेकर के आए या राजस्थान की सरकार लाए, उसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल, इसका खुले दिल से स्वागत होना चाहिए। और कुल मिलाकर के अगर राजस्थान तरक्की करेगा या हिंदुस्तान का कोई भी दूसरा राज्य तरक्की करेगा, लेकिन बीजेपी तो अपूर्वाजी नहीं कर रही है। राजनीतिक दलों की लड़ाई। अपूर्वा जी जल्दी से कह रहा हूं। जी हेमंत जी, स्वागत हम कर रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का नमूना इन्होंने 5 साल में प्रस्तुत किया है, अगर ये इसी तरीके से राजस्थान को नंबर 1 ले जाना चाहते हैं, तो मैं इन्हें कहूंगी पहले ये जाएं, मोदी जी की पॉलिसीज को पढ़ें और वहां से सीखें कि विकास कैसे होता है, जन कल्याण कैसे होता है और गरीब कल्याण कैसे होता है। अभी पूरा लंबा समय लगाएंगे रामनारायण जी इस जवाब में, तो यही बात आप ही बताइए ना, क्या वुमेन एट्रॉसिटीज में राजस्थान नंबर 1 नहीं है? क्या दलित अत्याचार में नंबर 1 नहीं है? क्या स्थिति है ना? ये सभी आपके लिए यही तमाम चीजें कहते हैं जो आप इनके लिए कहते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी की जिस तरह से बात कही है उसको आगे बढ़ाएंगे। पोद्दार साहब, मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहता हूं कि इलेक्शन टाइम में इस तरह के जो संकल्प हैं वो क्या मायने रखते हैं? क्या वोटर्स पर इनका कोई असर होता है? कितना असर होता है, जरा बताइए। देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से ये जो संकल्प पत्र है, ये वास्तव में अभी तक जिस तरीके से घोषणा पत्र हुआ करते थे, अब उनका नाम बदल करके संकल्प पत्र या विजनरी डॉक्यूमेंट या जो भी इसका नाम रख दिया गया हो। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरी बात और कहना चाहता हूं हेमंत जी, और वो ये है कि हमारे जो देश के नीति नियंता थे, जिन्होंने हमारी जो वर्तमान जो सिस्टम है, यानी कि राजनीतिक सिस्टम को जिन्होंने अडॉप्ट किया, मेरे हिसाब से उन्होंने ये सोचा होगा कि हमारी राजनीति प्रचार पे आधारित होगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया है कि प्रचार की बजाय दुष्प्रचार पे राजनीति आधारित हो गई। और आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने विजन 2047 का लोगों को दिखाया, उसके बाद में अशोक गहलोत जी ने 2030 का, और जिस तरीके से एक प्रतिस्पर्धा सी चली है विकास की, तो उससे एक आशा में एक उम्मीद या कहूं कि एक आशा की किरण नजर आती है। लेकिन फिर भी बीच में जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक प्रवक्ता आपस में लड़ता है, तो देखने में ऐसा लगता है कि हम हैं वहां, हम थे जहां। जबकि मेरा यह मानना है कि समग्र विकास, सांस्कृतिक विकास,
ढांचागत विकास अगर इस जनता का होगा तो आपकी राजनीति नहीं, लेकिन अगर ये भी एक अच्छी बात है पोद्दार साहब, जैसे आप करें कि पिछले दिनों हम सुन रहे थे कि चुनाव सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर आकर के टिक जाते हैं, चुनाव सिर्फ इधर उधर की बातों पर आकर के टिक जाते हैं। अगर चुनाव विकास की राजनीति पर होंगे, अगर चुनाव आगे बढ़ाने को लेकर के होंगे, उस पर बात होगी, तो ये तो जनता के लिए अच्छा ही है। आज हमने सवाल पूछा राजस्थान की जनता से कि राजस्थान मिशन 2030 की बात क्या चुनावी फायदा लेने की कोशिश है, तो 90% लोगों ने कहा कि हां बिल्कुल कोशिश है। और इसका जवाब दीजिए रामनारायण मीणा साहब आप, क्योंकि सीनियर कांग्रेसी आप हैं, विधायक भी हैं, और जनता कह रही है कि इलेक्शन टाइम में अगर आप 2030 की बात कर रहे हैं तो चुनावी फायदा लेने की कोशिश है। 90% लोगों ने स्वीकार किया इस बात को। रामनारायण जी आपको आवाज आ रही है मेरी? तो रामनारायण जी तक आवाज नहीं जा रही है। अपूर्वा जी इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल आप ही से कर लेता हूं। रामनारायण जी तक आवाज नहीं जा रही है, कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट हो जाएं। लेकिन अपूर्वा जी, ये राजस्थान मिशन 2030 की बात चुनावी समय में आकर के की जाती है, तो जनता कहती है कि ये चुनावी फायदा लेने की कोशिश है। आप पहले आए, अब पहले करनी चाहिए थी, सरकार बनते ही करनी चाहिए थी। देखिए ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जो आपने सर्वे किया है वो 90% इसलिए आंकड़े आए क्योंकि शायद कम लोगों ने किया होगा। अगर ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता तो शायद ये आंकड़ा 100% तक पहुंचा होता। ज्यादा 100% तक पहुंचा होता है। 100% होता तो 100% तक भी पहुंच सकता था आपका आंकड़ा। आशुतोष 100% होता तो 100% भी पहुंच सकता था। उसका कारण ये है कि 4.5 साल मैं कह रही हूं ना, इस सरकार ने अपने चारों पहर सुबह के और चारों पहर रात्रि के बिता दिए, और आज ये 2030 की पॉलिसी दिखा रहे हैं। अगर इन्होंने इसी पे 5 साल पहले गौर कर लिया होता तो 2025 मैं कहती हूं 80% टारगेट पूरा हो गया होता विजन 2030 का। तब कहां थे? तब तो इनको चित्कारें सुनाई नहीं दी, वुमेन्स के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज हो रही थी वो दिखाई नहीं दी। आज भी हमारे माननीय गहलोत साहब को न चित्कारें सुनाई देती है, न मासूमों की सिस्कियां सुनाई देती है, न बेरोजगारों के सपने दिखाई देते हैं। 50 लाख बच्चों के साथ में धोखा हुआ, 17 पेपर लीक। कहां जाएंगे वो बच्चे, कहां जाएंगे उनके सपने? टिप्पणी चाहता हूं आपसे, और रामनारायण जी को पेश कीजिए। आशुतोष जी, इस पर टिप्पणी चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि चुनावी फायदा लेने की कोशिश है, लेकिन मेरा सवाल तो यह भी है कि आखिरकार क्या इस तरह के जो संकल्प लिए जाते हैं या मिशन की बात हो रही है चुनावी समय में, तो क्या पार्टी को भी कोई फायदा पहुंचता है इससे? देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर जनता को तो फायदा पहुंचेगा, क्योंकि अगर कोई भी सरकार अगर जनता के लिए काम करती है, लेकिन राजनीतिक दल, हम एक चीज को हमको हमेशा के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि राजनीतिक दल कोई भी काम करते हैं उसके पीछे वो अपना नफा नुकसान देखते हैं, अपना वोट देखते हैं कि इससे मुझे वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और शायद इसीलिए इस समय में फायदा मिलेगा। रामनारायण जी आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल रामनारायण जी आप सुन पा रहे हैं? एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं आपसे कि पहले पिछली सरकारों के योजनाएं बंद करने के आरोप लगते थे, ये लगते थे कि उनकी योजनाओं का नाम बदल करके चला दिया, अब तो नकल करने के भी आरोप लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि दोनों अपनी बात पे अड़ी रहे हैं, लेकिन आज भी घोषणा पत्र 5 साल का होता है, चुनाव 5 साल का होता है। ये सब सदभाग्य 2047 से क्या होगा, देश कितना कमजोर हो जाएगा, कितना मजबूत हो जाएगा। इसलिए 2030 का जो है टारगेट वो बहुत नजदीक है, और गहलोत जी बिल्कुल राइट साइड पे है, और मोदी जी को अपनी बात को या तो चुनाव का पीरियड बढ़ा दे, नहीं तो इस तरह की बातें करके लोगों को ना समझ बनाना ये बिल्कुल नहीं है। उनको बेरोजगारी खत्म करना चाहिए। केंद्र की पॉलिसी बेरोजगार के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि फायदा हो जनता का। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सीएम अशोक गहलोत ये भी ऐलान कर चुके हैं कि चुनाव से पहले पहली बैठक लेंगे।